हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुजा और आज का टॉपिक है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन वो पहला विशाल जन आंदोलन था जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत में हुआ। इस वीडियो में हम असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार की परिस्थितियों ने असहयोग आंदोलन को जन्म दिया। इसके पश्चात असहयोग आंदोलन की जो कार्यविधि थी उसके बारे में बात करेंगे और किस प्रकार से असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा और ऐसे कौन से कारण थे जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन असफल हुआ। अंत में हम असहयोग आंदोलन के महत्व के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गांधी जी जो हैं जनवरी 1915 में भारत लौटे दक्षिण अफ्रीका से। इससे पूर्व वे 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे किसी वकालत के केस में और उसके पश्चात उनका समय दक्षिण अफ्रीका में ही गुजरा। 1915 में जब वे भारत लौटे तो उसके बाद उन्होंने जो प्रथम प्रमुख गतिविधि थी वो 1917 में चंपारण सत्याग्रह में उन्होंने हिस्सा लिया, उसका नेतृत्व किया और चंपारण के जो किसान थे उनको इंसाफ दिलाने या न्याय दिलाने में मदद की। इसके बाद इन्होंने खेड़ा के किसान जो थे उनको 1918 में उनके आंदोलन का नेतृत्व किया और फिर अहमदाबाद के मिल मजदूरों का जो आंदोलन था या उनके द्वारा जो हड़तालें की जा रही थी उनका नेतृत्व भी गांधी जी के द्वारा किया गया। गांधी जी जब भारत में लौटे उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। 1914 से लेकर के 1918 ईस्वी तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या प्रथम विश्व युद्ध चला। इस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने और साथ ही जो भारतीय थे या भारत की जो लोग थे उनके द्वारा अंग्रेज़ों का समर्थन किया गया, अंग्रेजी सरकार को पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया। भारतीय सैनिक भी इस युद्ध में शामिल हुए क्योंकि इनका मानना था कि जो मित्र राष्ट्र हैं वो जनतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए, आत्मनिर्णय की जो भावना है उसके लिए युद्ध कर रहे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कर रहे हैं। तो उन्हें लगा कि जब ये युद्ध समाप्त हो जाएगा तो भारतीयों को भी उनके अधिकार, उन्हें अपना शासन स्वयं चलाने के जो राइट्स हैं वो उनको वापस प्राप्त होंगे। तो इस उम्मीद से उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजी सरकार को पूर्ण सहयोग प्रदान किया और इसके पश्चात इनकी मांगों को कुछ हद तक पूरा करने का प्रयास 1919 के भारत शासन अधिनियम में ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया। लेकिन 1919 के भारत शासन अधिनियम में कहीं भी स्वशासन और स्वराज्य का उल्लेख नहीं किया गया था। उसके अंदर प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना अवश्य की गई, लेकिन उसमें स्वशासन जिसकी की उम्मीद थी भारतीयों को वो पूरी नहीं हुई। जैसे भारतीय जो राष्ट्रवादी नेता थे उनमें और युवा वर्ग जो था उसके अंदर असंतोष और निराशा की भावना ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्पन्न हुई। उन्हें लगा कि जिन मूल्यों को सामने रख कर के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा जा रहा था, भारत में उन्हीं मूल्यों को, उन्हीं निर्णयों और आत्मनिर्णय और मूल अधिकार जो है व्यक्ति के, स्वतंत्रता इत्यादि, उनको भारतीयों को प्रदान नहीं किया जा रहा है। तो ये जो दोहरा रवैया ब्रिटिश सरकार का सामने आया उससे उन्हें निराशा और असंतोष उत्पन्न हुआ। इसी दौरान जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद में ब्रिटिश सरकार जो थी उसने सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, ये जज थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की और इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर रॉलेट एक्ट कानून का निर्माण किया गया। रॉलेट एक्ट कानून को ना अपील, ना वकील और ना दलील का कानून कहा जाता है, क्योंकि इस कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति को सिर्फ संदेह के आधार पर बंदी बनाया जा सकता था और उसे बिना मुकदमा चलाए या बिना उसको कोई कारण बताए उसे कैद किया जा सकता था और अनिश्चित काल के लिए उसे जेल में रखा जा सकता था। उस पर गुप्त रूप से मुकदमा चलाया जा सकता था और सज़ा दी जा सकती थी। तो जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उनको वायलेट किया गया सिडनी ये जो रॉलेट एक्ट था इसके अंदर, और भारतीयों के द्वारा इसका कड़ा विरोध किया गया। लेकिन उनके विरोध के बावजूद 21 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू कर दिया गया। इसे काला कानून भी कहा गया क्योंकि इसके अंदर किसी भी प्रकार लोगों के जो मूल अधिकार थे, लोगों की स्वतंत्रता थी, उस पर प्रश्न चिन्ह लग गया।
उसकी पूर्णतः ब्रिटिश सरकार के द्वारा अवहेलना की गई। गांधी जी जो थे उन्होंने इस रॉलेट एक्ट के लागू होने से पूर्व ही यह कहा था कि अगर इस एक्ट को लागू किया गया तो देशव्यापी आंदोलन जो है वो उनके द्वारा किया जाएगा। जब ये एक्ट लागू कर दिया गया मार्च 1919 में, तो गांधी जी ने इसके विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल का आह्वान किया जनता से, और उनके आह्वान पर 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश भर में हड़ताल रखी गई और जुलूस निकाले गए इस कानून के विरुद्ध में। दिल्ली में इसी प्रकार के जुलूस का नेतृत्व स्वामी श्रद्धानंद कर रहे थे, और उनके जुलूस की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई और पुलिस की गोलियों से लगभग 5 व्यक्तियों की इसमें मृत्यु हो गई। जब वहाँ दंगे फैलना शुरू हो गए तो गांधी जी जो है उन्होंने दिल्ली जाने का निर्णय लिया, और 8 अप्रैल को वो दिल्ली पहुंचने से पूर्व ही उनको पलवल नामक स्थान से गिरफ्तार कर वापस भेज दिया गया। उन्हें दिल्ली में प्रवेश की अनुमति प्राप्त नहीं हुई। इसके पश्चात इस रॉलेट एक्ट कानून के खिलाफ जो जुलूस हो रहे थे, विद्रोह हो रहे थे, उन्हीं इसी स्थिति के दौरान 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर में 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू, इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और किसी अज्ञात स्थान पर इनको रखा गया। जब इनके बारे में कोई खबर जनता को प्राप्त नहीं हो रही थी तो लोगों ने उत्तेजित होकर के अमृतसर का जो मजिस्ट्रेट था उसके आवास को घेर लिया, उसकी ओर कूच किया और उसे घेर लिया। सेना जो थी उसके द्वारा इस जुलूस पर कार्रवाई की गई और इसके अंदर 2 व्यक्ति जो जुलूस में शामिल थे वो मारे गए। जुलूस में शामिल जो व्यक्ति थे वो इससे क्रुद्ध होकर उनमें असंतोष जागा और उन्होंने जो है सरकारी इमारतें, सरकारी बैंक था एक, उसमें जाकर के उन्होंने तोड़फोड़ करी, और एक यूरोपियन मैनेजर था तो उस यूरोपियन मैनेजर की भी हत्या कर दी गई। इस प्रकार से दोनों ही पक्षों की ओर से हिंसा का सहारा लिया गया। इन दोनों नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर का जो जलियांवाला बाग है वहाँ पर एक आम सभा आयोजित की गई। ये वैशाखी का दिन था और इस दिन, इससे पूर्व ही ब्रिगेडियर जनरल डायर जो था उसके द्वारा अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, लेकिन उसकी सूचना जो थी वो सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुंचाई, और इस सूचना के अभाव में ही जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल को लगभग 8 से 10 हज़ार लोग जो हैं उस बाग में इकट्ठे हुए। इस जो भीड़ इकट्ठा हुई थी उस पर 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल डायर ने 250 सैनिकों के साथ, जिनमें 200 भारतीय थे और 50 अंग्रेज सैनिक थे, इन सैनिकों के साथ इन्होंने पूरे पार्क को घेर लिया और घेर कर उन्होंने 2 मिनट, लगभग 2-3 मिनट का समय इन विद्रोहियों को इधर उधर होने या तितर बितर होने का दिया। लेकिन इतनी बड़ी भीड़ और एक ही मार्ग था बाग से निकलने का, तो इतनी बड़ी भीड़ का उस लिमिटेड समय में 2-3 मिनट में उस एक सकरे मार्ग से होकर निकलना बहुत ही मुश्किल था। और इसी वजह से जब गोलियां चलवाई गई तो उसमें लगभग 379 लोग मारे गए, ऐसा सरकारी रिपोर्ट कहती है। हालांकि इतिहासकारों का मानना है कि वास्तविक संख्या बहुत अधिक थी और सैकड़ों लोग घायल हुए। इस हत्याकांड की सारे देश में बहुत आलोचना हुई और इससे जो ब्रिटिश पुलिस और ब्रिटिश अधिकारियों का जो क्रूरतापूर्ण और अत्याचारपूर्ण रवैया जो था वो सामने आया, इसका विरोध किया गया। इस हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन की या हंटर समिति की नियुक्ति की, और इस हंटर कमेटी ने जब आगे जाकर के रिपोर्ट दी तो उस रिपोर्ट में हालांकि ब्रिगेडियर जनरल डायर को अपनी ड्यूटी जो है सही तरीके से नहीं निभाने के लिए उत्तरदायी घोषित करते हुए उसे अपने पद से हटा दिया गया। लेकिन जब वो इंग्लैंड लौटे तो इंग्लैंड के लोगों ने उनके लिए पैसा इकट्ठा किया, क्योंकि उन्हें शाबाशी दी गई ये कार्य करने के लिए और उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तो इस तरीके से उनकी तारीफ़ों के पुल बांधे गए वहाँ जाने के बाद में। तीसरी जो महत्वपूर्ण घटना हुई वो थी खिलाफत आंदोलन, जो असहयोग आंदोलन से बिल्कुल पहले हुआ। खिलाफत आंदोलन में प्रमुख घटना ये हुई कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो पहले विश्व युद्ध में
तुर्की जो था वो ध्रुवीय राष्ट्रों के साथ, जर्मनी के साथ रहते हुए इसने मित्र राष्ट्रों के खिलाफ युद्ध में भाग लिया था। और जब मित्र राष्ट्रों की विजय हुई तो तुर्की के साथ भी अगस्त 1920 में सेव्रे की संधि की गई। इस संधि के द्वारा जो खिलाफत थी या तुर्की का जो साम्राज्य था उसका विघटन कर दिया गया, और जो वहाँ का खलीफा था उसे नज़रबंद कर दिया गया। खलीफा जो है मुसलमानों का धार्मिक सर्व प्रमुख नेता माना जाता है, और भारतीय मुसलमान जो हैं उसे बहुत अधिक महत्व देते थे। तो युद्ध के समय जब भारतीय मुसलमानों के द्वारा भी प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेजी सरकार को सहयोग प्रदान किया जा रहा था, तो वो सशर्त था। उनका ये मानना था कि जब अगर तुर्की की हार भी हो जाती है तो खलीफा के साथ व्यवहार सम्मानपूर्ण किया जाना चाहिए। लेकिन जब खलीफा का अपमान किया गया, उसके साम्राज्य को विघटित कर दिया गया, तो भारतीय जो मुसलमान थे उन्होंने खलीफा के समर्थन में भारत में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। इसे खिलाफत आंदोलन कहते हैं। और इसके जो मुख्य नेता थे मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली थे। गांधी जी जो हैं उन्होंने इसको एक सुनहरा अवसर माना, अच्छा अवसर माना हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने वाला। और इन्होंने सोचा कि असहयोग आंदोलन यानी असहयोग आंदोलन, कांग्रेस का जो आंदोलन है उसके साथ अगर मुसलमानों के इस खिलाफत आंदोलन को समर्थन प्रदान कर दिया जाए, इसका नेतृत्व कर दिया जाए और इनका सहयोग जो है राष्ट्रीय आंदोलन में प्राप्त किया जाए, तो हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिलेगा और आंदोलन जो है राष्ट्रवादी आंदोलन वो मजबूत होगा, उसमें एकता को बढ़ावा मिलेगा। तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है वो गांधी जी ने स्वीकार कर लिया, और इसको इन्होंने असहयोग आंदोलन से भी आगे चल कर के जोड़ा। अब असहयोग आंदोलन जो है इसके बारे में जब ये सारी घटनाएं हो रही थी तो गांधी जी जो हैं उन्होंने असहयोग आंदोलन का प्रपोजल रखा। सितंबर 1920 में कोलकाता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय कर रहे थे। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया, उसका कार्यक्रम गांधी जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। और असहयोग आंदोलन के इस प्रस्ताव में गांधी जी के द्वारा सरकार से 3 मांगे मुख्य रूप से की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा खिलाफत के साथ जो गलतियां की गई हैं उन्हें सुधारना चाहिए, यानी तुर्की खलीफा के साथ जो मिसबिहेवियर किए गए हैं उसको सुधार किया जाना चाहिए। दूसरा, पंजाब में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में जो घटनाएं हुई हैं उसके लिए एक प्रॉपर आंसर दिया जाना चाहिए, उसमें की गई भूलों को सुधारना चाहिए सरकार के द्वारा। और तीसरा, इन्होंने स्वराज्य की मांग की कि भारत में स्वराज्य की स्थापना की जानी चाहिए। इन तीनों मांगों को इन्होंने अपने कार्यक्रम में प्रस्तुत किया। इन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार ने इनकी इन मांगों को नहीं माना तो इनके द्वारा असहयोग आंदोलन जनता के सहयोग से प्रारंभ किया जाएगा। असहयोग आंदोलन की जो कार्यविधि गांधी जी के द्वारा तैयार की गई, उस कार्यविधि में उन्होंने कहा कि जो लोग जिन लोगों को सरकारी उपाधियां दी गई हैं और जिन्हें सम्मान के लिए अवैतनिक जो पद दिए जाते हैं, अगर ऐसे पद दिए गए हैं, उपाधियां दी गई हैं तो उनका बहिष्कार किया जाए, उनका त्याग किया जाए। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो सरकारी स्कूल और कॉलेजेस में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जो प्रोफेसर्स और टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उनके द्वारा भी इन स्कूलों, सरकारी स्कूलों कॉलेजों का बहिष्कार किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि इसके स्थान पर राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिए जो भारतीयों के द्वारा संचालित होते हों। इन्होंने ये भी कहा कि इस आंदोलन के दौरान जो भारतीय जनता है उसको सरकारी अदालतों का बहिष्कार, अंग्रेजी जो न्यायालय हैं उनका बहिष्कार करना चाहिए, और आपसी जो भी विवाद हैं उनका निपटारा पंचायती जो अदालतें होती हैं, पंचायत व्यवस्था जो है उसके आधार पर, उसके माध्यम से निपटारा किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि जो भी विधानमंडलों के, विधानसभाओं के चुनाव होने हैं उन चुनावों का भी भारतीयों के द्वारा पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाना चाहिए, क्योंकि 1919 के एक्ट के बाद अब चुनाव होने थे 1921 से जो द्वैध शासन लागू हुआ उसके लिए। तो उनके अनुसार इन चुनावों का बहिष्कार भी भारतीयों के द्वारा किया जाना चाहिए। इसके पश्चात इन्होंने विदेशी सामान के बहिष्कार के लिए लोगों को कहा, चरखा कातने के लिए, खादी तैयार करने के लिए, स्वदेशी वस्तुओं और उद्योगों का निर्माण करने के लिए, ये सारे जो कार्य थे इन पर इन्होंने जोर दिया कि ये सारे कार्य जो हैं लोगों को करने चाहिए।
गांधी जी के द्वारा ये जो भी कार्यविधि बनाई गई, उनके जो प्रपोज़ल था पूरा का पूरा सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव था, उसकी देशबंधु चित्तरंजन दास और लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, विपिन चंद्र पाल, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना इत्यादि नेताओं के द्वारा इसका विरोध किया गया। इसके बावजूद भी दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता विजय राघवाचार्य के द्वारा की गई। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इस तरीके से और जो अधिवेशन था उसी में गांधी जी को पूरी डिक्टेटरशिप दी गई कि वो इस आंदोलन का संचालन करें। असहयोग आंदोलन की जैसे ही शुरुआत हुई तो रविंद्रनाथ टैगोर और गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा सर की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ही दे दी गई थी और गांधी जी के द्वारा कैसर ए हिंद की उपाधि, उनको जो पदक मिला था उसको लौटा दिया उन्होंने। ये कैसर ए हिंद का पदक गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो उनके द्वारा कार्य किए गए थे समाज सेवा के, उन कार्यों और जो सहयोग प्रदान किया गया था उन कार्यों के बदले में उनको प्रदान किया गया था। इसके बाद में जो विद्यार्थी थे उन्होंने सरकारी स्कूलों का बहिष्कार किया, वकीलों के द्वारा अदालतों का बहिष्कार किया जाने लगा। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, विट्ठल भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल इत्यादि जो बहुत ही महत्वपूर्ण नेता थे आंदोलन के, उनके द्वारा और वकील भी थे, इनके द्वारा वकालत का त्याग, सरकारी वकालत का त्याग कर दिया गया। जैसे राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए कहा गया था तो कांग्रेस के आह्वान पर काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, राष्ट्रीय कॉलेज लाहौर, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में स्थापना की गई। इन शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई, पूर्णतः भारतीय शिक्षण संस्थान थे। और 17 नवंबर इसी दौरान बम्बई, उस समय बम्बई कहा जाता था आज की मुंबई को, तो बम्बई में प्रिंस ऑफ वेल्स जो है उनका आगमन हुआ और इस ब्रिटेन से ये आए थे तो इनका पूरी तरीके से लोगों के द्वारा बहिष्कार किया गया इनके आगमन का। इनके आगमन पर जुलूस निकाले गए विरोध में और नारे लगाए गए और प्रदर्शन किए गए, हड़तालें की गई प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर नवंबर 1921 में। विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई गई आंदोलनकारियों के द्वारा और सार्वजनिक रूप से चरखा काता गया, खादी का निर्माण किया गया। इस आंदोलन की इस प्रगति को देखते हुए ब्रिटिश सरकार बहुत अधिक चिंतित हो गई और इसीलिए उन्होंने कठोर दमन चक्र की नीति को अपनाया और जो प्रमुख नेता थे कांग्रेस के उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। ऐसा माना जाता है कि लगभग 20,000 लोगों को, जिनमें प्रमुख नेता और स्वयं सेवी शामिल थे आंदोलनकारी, उनको जो है जेलों में भर दिया गया। तो सरकार जो थी अब उसने दमन चक्र प्रारंभ कर दिया। ऐसी स्थिति में एक बार फिर से फरवरी 1922 में गांधी जी ने उस समय के वायसराय भारत के लॉर्ड रीडिंग को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि यदि 1 सप्ताह में सरकार के द्वारा ये दमन चक्र बंद नहीं किया जाता है तो कर नहीं देने का आंदोलन चलाया जाएगा, यानी अब किसानों के द्वारा कर नहीं दिया जाएगा। इसी दौरान 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में एक शांतिपूर्ण जुलूस हो रहा था। उस जुलूस के ऊपर कुछ पुलिसकर्मी थे, उन्होंने गोलियां चला दी और इसमें कुछ आंदोलनकारियों की जो है वो मृत्यु हो गई और इससे नाराज़ होकर, इससे उत्तेजित होकर जो पुलिस जो थाना था उसको आंदोलनकारियों की भीड़ ने घेर लिया और इस थाने को आग लगा दी गई और एक पुलिस इंस्पेक्टर और 21 सिपाही थे उस थाने के अंदर, उन सब की जल कर के मृत्यु हो गई। जब इसका समाचार फैला, गांधी जी को इसका ज्ञात हुआ तो उन्हें बहुत शोक हुआ और क्योंकि गांधी जी ने ये पूरा का पूरा आंदोलन अहिंसात्मक बनाए रखने के लिए कहा था, लेकिन अब ऐसी घटनाएं जो थी वो होने लगी क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी, पुलिस थी, सेना थी, उसके द्वारा अब आंदोलनकारियों पर बहुत अधिक ज़्यादतियाँ की जाने लगी, उनको बहुत कठोरता से कुचला जाने लगा। तो इसके प्रत्युत्तर में आंदोलनकारियों के द्वारा भी हिंसा का सहारा लिया गया।
लेकिन गांधी जी जो हैं वो इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं थे और वे इस आंदोलन को पूर्णतः सत्याग्रह और अहिंसात्मक मार्ग पर बनाए रखना चाहते थे। जब इससे विमुख हो गया ये आंदोलन तो गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित करना ही उचित समझा और ऐसी स्थिति में इस आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा गांधी जी के द्वारा कर दी गई। जब ये घोषणा की गई तो जितने भी प्रमुख कांग्रेस के नेता थे, विशेषकर युवा नेता, उनके द्वारा गांधी जी की आलोचना की गई क्योंकि उनका मानना था कि अब आंदोलन एक अहम चरण पर, एक अहम स्थिति में पहुंच चुका था और ऐसी स्थिति में जबकि ब्रिटिश सरकार अपना झुकने के लिए तैयार ही होती या उनकी मांगे, आंदोलनकारियों की मांगे मानने के लिए बाध्य होने की स्थिति में पहुंच ही रही थी कि ऐसी चरम स्थिति पर आंदोलन को स्थगित करना लोगों के मनोबल पर भी भारी पड़ेगा। लोग जो इतनी उत्सुकतापूर्ण और इतने कठोर अत्याचार को सहते हुए भी आंदोलन में भाग ले रहे थे, अचानक से अगर उनकी सारी की सारी जो उन्होंने मेहनत की है उस पर इस आंदोलन के स्थगन की घोषणा ने पानी फेर दिया तो उनका जो मनोबल है, आत्मविश्वास है, उसमें भी कमी आएगी। असहयोग आंदोलन क्योंकि गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया गया तो इसे असफल माना जा सकता है और इसीलिए आंदोलन की असफलता के कारणों में अगर हम देखें तो आंदोलन पूरी तरीके से क्योंकि अहिंसात्मक नहीं रहा और गांधी जी की पहली कंडीशन आंदोलन चलाने की यही थी कि वह अहिंसात्मक बना रहे। तो हिंसा जब होने लगी तो इसकी असफलता सिद्ध हो गई। लेकिन इस हिंसा के लिए आंदोलनकारियों की तुलना में हमें ब्रिटिश सरकार को उत्तरदायी ठहराना चाहिए, जिनके द्वारा आंदोलनकारियों पर जो शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन कर रहे थे उन पर अत्याचार किए जाने लगे। सरकार का जो दमन चक्र था और अमानवीय यातनाएं जो इनको दी जा रही थी वो आम जनता के लिए सह पाना बहुत मुश्किल काम था, इसीलिए भी उनका मनोबल टूट रहा था। 1920-21 के जो विधानमंडल के चुनाव हुए, इन चुनावों का कांग्रेस के द्वारा पूरी तरीके से बहिष्कार किया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि चुनाव असफल हो गए क्योंकि कांग्रेस के हिमायतियों के अलावा अन्य जो सरकार के समर्थक लोग थे उनके द्वारा इस आंदोलन में इस चुनाव में हिस्सा लिया गया और विधानमंडलों में वे चुन करके पहुँचे। तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि कांग्रेस का ही नुकसान हुआ कि उनको आंदोलन सीधा नुकसान सिर्फ कांग्रेस का हुआ क्योंकि उनका जो मंतव्य था, उद्देश्य था, वो पूरा नहीं हो सका। भारतीय फिर भी विधानमंडल में पहुँचे और दूसरा उन्हें चुनाव में हिस्सा लेने का मौका भी प्राप्त नहीं हुआ। असहयोग आंदोलन जो है उसके अंदर गांधी जी ने एक और जो है कमी जोड़ दी, वो ये कि उन्होंने खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन से जोड़ दिया मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए और उन्होंने धर्म को जो है एक मुद्दा बना दिया। जब ये आंदोलन अचानक से स्थगित कर दिया गया और खिलाफत आंदोलन भी क्योंकि इसके साथ ही कमज़ोर पड़ गया तो इसे जो है एक प्रकार का विश्वासघात मुसलमानों के द्वारा माना गया और इसी वजह से धार्मिक संकीर्णता और असहिष्णुता को और अधिक बढ़ावा मिला। आने वाले समय में सांप्रदायिक दंगे भी बढ़ गए। असहयोग आंदोलन का अगर अब महत्व की बात करें तो हम देख सकते हैं कि पहली बार जो कांग्रेस का मध्य वर्गीय आंदोलन था, उच्च वर्गीय आंदोलन था, वो अब जन आंदोलन के रूप में उभर कर सामने आया। इसके अंदर सामान्य जनता के द्वारा बड़ी संख्या में भाग लिया गया। हज़ारों लोग जो हैं वो जेलों में गए। तो अब आंदोलन का स्वरूप जो है उसमें परिवर्तन हुआ। इस आंदोलन में रचनात्मक कार्यों पर गांधी जी के द्वारा बल दिया गया, स्वदेशी को बढ़ावा दिया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, चरखे काटने के लिए कहा गया, इससे खादी को बढ़ावा मिला, स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा मिला। कांग्रेस पहली बार जो गांधी हैं उन्होंने भारतीयों को सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह का मार्ग दिया, अहिंसात्मक आंदोलन का मार्ग दिया और ये सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द था क्योंकि अहिंसात्मक जब आंदोलन किया जा रहा है तो सरकार को ये समझ में नहीं आता कि उससे किस तरीके से निपटा जाए क्योंकि अगर कोई दंगा फसाद कर रहा है तो उस पर बल प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन अगर अब शांतिपूर्ण आंदोलन पर बल प्रयोग किया जाए तो ऐसी स्थिति में वो उनकी नृशंसता जो है या उनका जो असली रूप है, अत्याचारपूर्ण रूप है, वो सामान्य जनता के सामने उभर कर आता है। तो ये एक बड़ा कारण था कि सरकार को कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। आंदोलन के माध्यम से
गांधी जी जो हैं उन्होंने देशवासियों को सरकार की आलोचना करना सिखाया। लोग जेल में चले गए, लोगों के द्वारा जो है सरकार के विरुद्ध नारे लगाए जाने लगे। तो ऐसी स्थिति में अब उनकी आवाज़ जो है सामने आने लगी सरकार के विरोध में। अब उनको बोलने का जो है साहस प्राप्त हुआ। जेलों में जब जाना शुरू हुआ तो लोगों में जो है एक फ्रैंकनेस आ गई, लोगों में करेज आया, साहस आया, लोगों में राजनीतिक जागृति का विकास हुआ। जो ब्रिटिश शासन था उसका सही स्वरूप जो है उपनिवेशवादी स्वरूप लोगों के सामने आया। लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त हुई, उनमें राजनीतिक चेतना जागी। अब उनमें अपना शासन स्वयं संभालने की जो उत्सुकता थी, इच्छा थी, वो भी जागृत हुई। आंदोलन के दौरान बहुत से रचनात्मक कार्य किए गए जिनका फ़ायदा जो है भारतीय समाज को और भारतीय राष्ट्र को प्राप्त हुआ। इनके अंदर कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, चरखा चलाना, खादी तैयार करना, स्वदेशी माल को अपनाना इत्यादि कार्य शामिल थे। इन सभी कार्यों से भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी उसको भी मजबूती मिली। तो असहयोग आंदोलन जो था राष्ट्रीय आंदोलन का एक अहम पड़ाव था और ये गांधी के जन आंदोलनों में पहला बड़ा विशाल जन आंदोलन था।